हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर में। जी हाँ प्यारे बच्चों, जहां पास आप लोगों को मिलता है कक्षा 11वीं और 12वीं के कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि अकाउंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने में 100% मददगार साबित होगी। बेटा 100% ही नहीं, मैं बोलूँ तो 1001% मददगार साबित होंगी ये जो सेशंस होंगे आपके लिए। ठीक है जी। ऐसे कि प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशन के माध्यम से क्या किया था, अध्याय 3 मतलब व्यवसायिक सौदों का लेखांकन बनाना सीख लिया था। और उसके पहले मैंने एक अध्याय और आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें बताया था बेटा कि दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से चरण होते हैं जिनको हमको पार करके क्या करना होता है, व्यवसाय में होने वाले व्यवसायिक सौदे लेन देनों का लेखांकन करना होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के वो 3 चरण मैंने आप लोगों को बताए थे। किसमें भैया? व्यवसायिक सौदों के लेखांकन के पहले वाले जो अध्याय था, अध्याय नंबर 2 में। ठीक है, लेखांकन सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखांकन सिद्धांत में क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के 3 चरण होते हैं। और इस अध्याय के माध्यम से जो ये आज का हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों होगा यू कि उसी दोहरा लेखा प्रणाली के प्रथम 3 चरण में से पहले चरण का हम लोग इंट्रो देखने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर प्रारंभिक पुस्तकों में लेखक किस प्रकार से किया जाता है, उसके नियम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। ये जो क्लास होगा या ये जो सेशन है वो मात्र इंट्रो सेशन रहेगा, क्योंकि आने वाले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, ये जनरल एंट्री का प्रारूप बताने वाला हूं कि आखिर जनरल एंट्री का प्रारूप क्या होता है और जनरल एंट्री कैसे की जाती है। और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हम जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, किन किन पक्षों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, आज के इस नए अध्याय मतलब अध्याय नंबर 4 बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, दैनिक पंजी रोजनामचा जनरल या जिसी को कहते हैं नकल बही, और मैं आसान शब्दों में कहूं तो पंजी प्रविष्टि बेटा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो दोहरा लेखा प्रणाली के प्रथम 3 चरण थे उसमें से पहला जो चरण है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस अध्याय के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और आने वाले अध्यायों में उसके आगे के जो 2 चरण बाकी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले चरण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहले चरण में कहा गया था कि हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पुस्तकों में क्या करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं प्रारंभिक पुस्तकों में। तो आइए जानते हैं कि आखिर अध्याय 4 दैनिक पंजी रोजनामचा जनरल या नकल बही जिसी को हम क्या कहते हैं, पंजी प्रविष्टि, उसमें कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलेगी। बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को इस अध्याय में बताने वाला हूं कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कौन सी होती हैं, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा स्मरण पुस्तिका क्यों रखी जाती हैं, क्यों बनाया जाता है। और क्या बताओगे सर, रोजनामचा या नकल बही के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपको अवगत करवाऊंगा कि आखिर हम लोगों को नकल बही की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, पंजी प्रविष्टि की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी होगी। ठीक है बच्चों, और क्या बताओगे सर, तो उसमें बताऊंगा बेटा कि आखिर नकल बही को लिखने की कौन कौन से वो नियम होते हैं जिनको हम फॉलो करने होते हैं, या डेबिट क्रेडिट करने के नियम कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए चलते हैं आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की ओर, जबरदस्त सेशन की ओर और एक बेहतरीन होने वाले सेशन की ओर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, जितने भी व्यवसायिक परिसर होते हैं या व्यवसायिक संगठन संस्था, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रतिदिन बेटा सैकड़ों व्यापारिक लेन देनों को संपन्न करने का कार्य करते हैं, जिसको याद रख पाना क्या संभव है क्या। आपको मैं जैसे कि पूछा था सबसे शुरुआत में जब क्लास लिया था उसमें कि आप क्या करोगे, 10 दिन पहले का जो सब्जी खाए थे उसको बता लोगे क्या, तो आपने क्या बोला, नहीं सर हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 10 दिन पहले का जो है उसको कैसे बता पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पास प्रारंभिक प्रविष्टि में क्या किया जाता है, जितने भी व्यवसायिक परिसर होते हैं, संस्था संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में अपनी व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार बेटा या आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, हिसाब की पुस्तकें रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, हिसाब की पुस्तकें अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार ही रखा जाएगा। ठीक है, और बोला जाता है
कि भैया छोटे व्यवसायों में जहां प्रतिदिन लेन देनों की संख्या क्या होती है सर, कम होती है। मतलब आपका व्यापार क्या है, छोटा है, कितना सा, इतना सा छोटू है ना। तो इस छोटू व्यापार में हम क्या करेंगे, जहां लेन देन की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है सर, कम होती है। तो वहां पास क्या किया जाता है कि भैया केवल और केवल एक ही पुस्तकें रखी जाती हैं जनरल की। किसकी सर, जनरल की। मतलब जनरल एंट्रीज की जाती हैं, रोजनामचा की जाती है, नकल बही की जाती है, या जिसी को हम बोलते हैं पंजी प्रविष्टि की जाती है, केवल और केवल। ठीक है, यहाँ पास बोला गया ना कि यहाँ पास भैया एक ही पुस्तकें रखी जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक उसके विपरीत बच्चों, अगर बड़ा व्यवसाय है, जैसे कि हमने छोटे व्यवसाय का देख लिया कि छोटे व्यवसाय में क्या किया जाता है, लेन देन कम होते हैं। तो लेन देन कम है तो वो क्या करेंगे बेटा, वो लेन देन कम होने के साथ साथ एक ही नकल बही रखते हैं, नकल बही जिसको हम कहते हैं पंजी प्रविष्टि कहते हैं। लेकिन बड़े व्यवसाय में होता यूं है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक लेन देनों को संपन्न करते हैं, तो वो व्यापारी जो होते हैं, एक ही पुस्तक रखने से उनका काम नहीं चल जाएगा। वो क्या करते हैं, नकल बही के साथ साथ अन्य सहायक बहिया भी रखते हैं, या अन्य पुस्तकों को भी अपने व्यवसाय में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि बड़े व्यवसायों में जहां प्रतिदिन अधिक मात्रा में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लेन देन होते हैं। तो उन लेन देनों को क्या किया जाता है, केवल रोजनामचा में रखना सुविधाजनक नहीं माना जाता। मतलब आपने क्या किया, विभिन्न प्रकार के लेन देन किया। अब कौन कौन से लेन देन सर, जैसे कि बेटा आपने क्रय किया, खरीदारी की, आपने विक्रय किया, बिक्री की, आपने वेतन दिया, कमीशन दिया, किराया भाड़ा दिया, मशीन खरीदी। तो यहाँ पास विभिन्न प्रकार के क्या हुआ, लेन देन को आपने संपन्न करा। तो इस प्रकार के लेन देनों को बच्चों क्या रोजनामचा में बस लिख देना उचित होगा, नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है, एक अलग सी बहिया तैयार की जाती है, जिनको हम सहायक बहिया बोलते हैं, और जिसी को खाता बही भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बताया गया कि अतः ऐसे व्यवसायों में रोजनामचे का विभाजन कर लेन देनों को क्या किया जाता है, स्वभाव के अनुसार अलग अलग नाम की पुस्तकें रखी जाती हैं। मतलब आप क्या करते हो, अपने बड़े व्यवसाय में जहां प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक लेन देन होते हैं, वहां आप लोग क्या करते हो बच्चों, कि आप अपने लेन देन के स्वभाव के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्या भैया, आपके लेन देन, ठीक है, व्यवहार, तो उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो बच्चों, आप अलग अलग खाते तैयार करते हो। जैसे कि क्रय का हो गया, विक्रय का हो गया, मशीनरी का हो गया, आपने क्या किया, खरीदारी का हो गया, है ना, वेतन का हो गया, किराया भाड़ा का हो गया, कमीशन का हो गया, इत्यादि विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं। तो ये जो लेन देन होते हैं उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग, अब आपने क्या किया, एक दिन में 10 प्रकार के क्रय किए, तो उन 10 क्रय के जो कैटेगरी के जो लेन देन है बेटा, उन क्रय की कैटेगरी के जो लेन देन है उनको अलग खाते बनाओगे। विक्रय आपने 15 कर दिए, तो विक्रय की दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, विक्रय वाले स्वभाव की, जो प्रकृति वाले स्वभाव की हैं, उनको अलग खाते में लिखेंगे। मशीनरी का अलग खाता बनाएंगे। और क्या सर, आपके पास कमीशन हो गया, किराया भाड़ा हो गया, इत्यादि प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, लेन देनों को आप संपन्न करने का कार्य करते हो। तो आप क्या करोगे, उन सभी लेन देनों को बेटा अलग अलग रूपों में क्या करते हो, आप क्या करते हो, प्रविष्टि करते हो, अलग अलग खाते बनाते हो। कैसे बनाते हो सर, तो पहले आप जनरल एंट्रीज करते हो कि आपने क्या किया, कितने लेन देन किए, उसके बाद आप क्या करते हो, अलग अलग खाते बनाते हो। ठीक है, यहाँ पास वही चीजें बताई गई आपको। ठीक, यहाँ पास बोला गया कि प्रारंभिक प्रविष्टि की जो पुस्तकें होती हैं बच्चों, प्रारंभिक प्रविष्टि की क्या होती हैं सर, पुस्तकें होती हैं, जिसी को हम क्या करते हैं, रोजनामचा या जनरल कहते हैं। ऐसी पुस्तकों में बेटा, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें में क्या किया जाता है, या सहायक बहियों में जो भी लेन देन होते हैं उनको तिथिवार क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। क्या किया जाता है, नियमानुसार तिथिवार या क्रम से लिखा जाता है। अगर आपने क्या किया, एक दिन में 10 लेन देन किए, मान लेते हैं एक दिन में 10 लेन देन किए। अब आज का डेट कौन सा है, 2 अगस्त। अब 2 अगस्त में आपने 10 लेन देन किए, हो सकता है 3 अगस्त को आप फिर से 15 लेन देन कर दो। 3 अगस्त को कितने लेन देन सर, 15 लेन देन बेटा आपने कर दिए। तो यहाँ पास होगा यू क्या, कि आपने 10 लेन देन 2 अगस्त को किए, तो 3 अगस्त को जो लेन देन किए उसको पहले लिख सकते हो क्या, नहीं। या जो लेन देन आपने 2 अगस्त को किए बेटा, जैसे कि 10 लेन देन किए, पहले लेन देन को आपको पहले नंबर पे ही लिखना है।
उसके बाद वाले लेन देन को उसके बाद वाले लेन देन में ही लिखना है नंबर पे। ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, किसी भी व्यापारिक संस्था में, संगठन में, चाहे वो परिसर हो, ठीक है, आप क्या करते हो, लेन देनों को उनके क्रम के अनुसार तिथिवार तरीके से लिखने का कार्य करते हो या जनरल करने का कार्य करते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया स्मरण पुस्तिका। अब स्मरण पुस्तिका क्या है सर? अरे बुद्धुओं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी तो एक स्मरण पुस्तिका बनाते हो। क्या बनाते हैं सर आप? क्या बोल रहे हो हमको? हमको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, आप बुद्धू हो। आप क्या करते हो, आप एक स्मरण पुस्तिका बनाते हो, अपने साथ रखते हो, जिसी को हम रफ बोलते हैं बेटा। रफ का कार्य करते हैं, जहां पास हम क्या करते हैं, किसी भी चीजों को लिखते हैं, उसके बाद ही हम जाकर के दूसरे कॉपी में उतारते हैं और उसी को हम फेयर करते हैं, है ना? ऐसा ही करते हो नहीं करते हो? सभी बच्चे करते हैं, एक रफ कॉपी लेते हैं, उसको समझने के लिए, जैसा कि मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, इनको समझने के लिए आप क्या करोगे, इसको नोट करके रखोगे रफ में। लेकिन जैसे ही मैं बोल दूं आपको फेयर भी करने हैं, आप क्या करोगे, इसको दूसरी कॉपी में नोट करोगे। तो स्मरण पुस्तिका का तात्पर्य यही है बच्चों कि आप क्या करते हो, या अगर आपको भूलने की बीमारी है, मान लो भैया, तो आप क्या करते हो, रफ कार्य करके रखते हो। तो आइए देखते हैं स्मरण पुस्तिका क्या कहता है। व्यवसाय में सौदे होते ही क्या किया जाता है बच्चों, तुरंत उसको सादे कागजों की पुस्तकों में लिख लिया जाता है, जैसा कि आप लोग स्वयं करते हो। क्या करते हैं, फिर से बताऊं? बुद्धू हो आप लोग, बेवकूफ हो आप लोग करते हो भैया रफ का कार्य, आप लोग लिखते हो पहले रफ कॉपी में, है ना? उसके बाद क्या करते हो, आप फेयर बनाते हो। ठीक उसी प्रकार व्यवसायों में होता है कि वो सादे कागजों में क्या कर लेते हैं, पहले होने वाले लेन देनों को लिख करके रख लेते हैं। ठीक है, जिसे स्मरण पुस्तिका, जिसको ही हम क्या कहते हैं, स्मरण पुस्तिका, स्मारक बही, रफ बुक अथवा कच्चा जनरल हम उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या किया व्यवसायी भैया ने, कि भैया रफ कार्य किए, तो उस रफ कार्य को हम क्या कहेंगे, कच्चा नकल कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बोला गया कि तत्पश्चात इसी पुस्तक की सहायता से, मतलब आपके स्मरण पुस्तिका की सहायता से बेटा नकल वही आप तैयार करने का कार्य करते हो। आप क्या करते हो, जैसे कि आप रफ कार्य करते हो फिर फेयर करते हो उसी को देख देख करके, ठीक उसी प्रकार से व्यवसायियों के द्वारा भी किया जाता है कि एक स्मरण पुस्तिका बनाई जाती है और उसी स्मरण पुस्तिका के अकॉर्डिंग बच्चों क्या किया जाता है, बाद में उसको जनरल में तब्दील किया जाता है उन्हीं सहायक बहियों की मदद से। ठीक है, किसी भी सौदे को पुस्तकों में लिखना या भूल ना जाए, इसी दृष्टि से क्या किया जाता है, स्मरण पुस्तिका बनाई जाती है। तो यहाँ पास फिर से बोल रहा हूँ कि स्मरण पुस्तिका क्यों बनाई जाती है, तो स्मरण पुस्तिका याद रखने के लिए बनाया जाता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब जैसे कि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आपने लिख करके नहीं रखी, आपकी गलती है ना, आपने लिख करके नहीं रखे। अब आपको मैं पूछूंगा बाद में, तो आप बता पाओगे क्या, आपने तो लिखे ही नहीं है, तो उसको याद कहाँ से करके रखोगे? तो याद बेटा जो हम करते हैं वो हमें कभी याद नहीं रहती है। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ों को आप याद करके देख लो, पढ़ाई लिखाई वाला मैं बता दूं, किसी भी चीज़ों को रटना याद रखना ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उनके लिए क्या किया जाता है, रफ का कार्य किया जाता है, जैसे कि यहाँ स्मरण पुस्तिका बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, जानते हैं रोजनामचा या नकल वही के बारे में। तो बच्चों मैं बता दूं, जो जनरल है, जनरल जिसी को हम पंजी प्रविष्टि के नाम से जानते हैं, जिसी को हम दैनिक पंजी जानते हैं, जिसी को रोजनामचा कहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है कि जो जनरल है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा सर? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जॉर। फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है सर? जॉर। ठीक है, ये जॉर से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है दैनिक बही से। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है? दैनिक बही से बच्चों। ठीक है, जनरल में लेखे की जो प्रथम एवं प्रधान पुस्तक कही जाती है, जनरल में जो भी हम लेखे करते हैं, ठीक है, तो उसी जनरल को बेटा क्या कहते हैं, लेखों की या लेखांकन की प्रथम और प्रधान पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि व्यवसाय में होने वाले सभी लेन देनों को सर्वप्रथम जिस लेखे में लिखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला भी गया कि जनरल लेखे की प्रथम एवं प्रधान पुस्तक है, मतलब जनरल को या रोजनामचा या नकल बही जिन्हीं को हम बोलते हैं, वो लेखों की क्या है, सर्वप्रथम पुस्तक और प्रधान पुस्तक मानी जाती है।
नेक्स्ट क्या है सर, व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी बही में करता है। मतलब किन्हीं भी व्यापारियों के द्वारा जो भी लेखांकन का कार्य होगा तो व्यापारियों के द्वारा सर्वप्रथम उसी पुस्तक में क्या किया जाता है, अपने लेन देनों को लिखा जाता है। किसमें सर, जनरल में। बेवकूफों, इतना तो समझ ही नहीं पा रहे हो, है ना। अतः दैनिक पंजी हिसाब रखने की पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन का तिथिवार क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पास देखा कि क्या किया जाता था कि दैनिक पंजी में भैया आप किसी भी लेन देन का लेखांकन करते थे तो तिथिवार और क्रमबद्ध रूप से करते थे। ठीक वही बताया गया है कि आप क्या करते हो, दैनिक पंजी में हिसाब की पुस्तकें रखते हो जिसमें जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे उनको तिथिवार और क्रमबद्ध रूप से लेखा करने का कार्य करते हो बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नकल बही की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों मैं बता दूं, आखिर नकल बही की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो कि हमको भूलने की बीमारी है, तो भूलने की बीमारी से बचने के लिए हम नकल बही रखते हैं। जैसे कि लेखांकन के साथ हुआ था कि लेखांकन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वही तो है बेटा, है ना, लेखांकन का ही एक भाग है। तो यहाँ पास जो लोगों की सोचने सॉरी याद रखने की जो क्षमता है, अब चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है वो कहीं तक क्या होती है, सीमित होती है। इसीलिए क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ों को लिख करके रखते हैं ताकि भूलने की परिस्थिति में हम क्या कर सके, उसको फिर से देख सके और याद कर सके कि हाँ भैया हमने इस दिन इस लेन देन को संपन्न करा था। ठीक है। तो यहाँ पास आ जाते हैं भैया नकल बही की आवश्यकता या हमारे महत्व के बारे में। मूल रूप से सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना, मतलब ये है बच्चों, क्या सर क्या मतलब है इसका बता दो। अरे बुद्धू बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास बोल रहे हैं कि मूल रूप से सौदों का संपूर्ण जानकारी रखना, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप क्या करते हो, नकल बही में जब आप जनरल एंट्रीज करते हो, नकल बही करते हो किसी भी व्यवसायिक सौदों का बेटा, तो आप क्या करते हो, वहां पास मूल रूप से उनकी जानकारी को लिख लेते हो, संपूर्ण जानकारी को लिख लेते हो विवरण सहित। तो उससे क्या होता है, अगर भूलने की परिस्थिति बनती है तो व्यवसायिक सौदों को जब आपने लिखा है तो क्या होता है, आप उसको भूलने की परिस्थिति में सरलता से ही संपूर्ण जानकारी को एक मुश्त प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाता बही की सहायक। तो खाता बही की सहायक कैसे है सर, बेटा इसी के आधार पर, सॉरी नकल बही के आधार पर आप खाता बही तैयार करते हो। क्यों, क्योंकि किस प्रकृति के सौदे हैं ये हमको जनरल एंट्रीज के माध्यम से ही पता चलेंगे। क्योंकि जैसे कि क्रय का हो गया, क्रय प्रकृति वाले सौदे हो गए, विक्रय प्रकृति वाले सौदे हो गए, है ना। तो ये अलग अलग प्रकृति के सौदे होते हैं जिनको हमको खाता बही में खतौनी करना होता है। ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, खतौनी करना होता है, खाता बही में अलग अलग विभाजन करना होता है उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्वभाव के अनुसार हमको खाता बही बनाने होते हैं। तो ये जो जनरल है वो खाता बही बनाने में भी सहायता हमको प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है सौदे का संक्षिप्त ब्यौरा। बच्चों व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे उनका संक्षिप्त ब्यौरा किसके माध्यम से मिलता है, जनरल एंट्रीज के माध्यम से मिलता है। क्योंकि इसमें जो होता है व्यापारिक लेन देनों को बेटा क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से लिखा जाता है, नियमानुसार लिखा जाता है। ठीक है। इसीलिए सौदे का संक्षिप्त ब्यौरा हमको सरलता से प्राप्त हो जाता है नकल बहियों के माध्यम से। नेक्स्ट बोला गया नाम तथा जमा का ज्ञान। बेटा यहाँ पास होता क्या है कि आपको क्या करने होते हैं, नाम और जमा का ज्ञान पता हो जाता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट, किसका सर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता चलता है कि आपको कितनी धनराशि का डेबिट करना है, कितनी धनराशि को क्रेडिट करना है, इनके बारे में आपको पता चलता है किसके माध्यम से, नकल बही के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक व्यवहारों का ज्ञान। आपको क्या होता है कि नकल बही के माध्यम से ही आपको होने वाले लेन देनों के बारे में सरलता पूर्वक ही जानकारी प्राप्त हो जाती है बेटा। ठीक है, दैनिक व्यवहारों के बारे में आप सरलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है लेखों की जांच करने में सुविधा। आप क्या करते हो, नकल बही जब तैयार करते हो तो वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में बचे हुए शेष को क्या करते हो, लाने का कार्य करते हो या अंतरित करने का कार्य करते हो। ठीक है, लाने का कार्य करते हो या अंतरित करने का कार्य करते हो। तो
उसमें क्या किया जाता है, एक रसीद या बीजक तैयार किया जाता है, रसीद या बीजक तैयार किया जाता है। तो रसीद और बीजक में बेटा क्या होता है, उसके माध्यम से आप कुछ भी त्रुटि होगी तो उसको जांच करने के लिए ये जो नकल बही है आपकी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, विवाद को हल करने में सहायक। अब विवाद को हल करने में सहायक किस प्रकार से करेगा सर? अब हुआ यूं कि जैसे कि मैंने किसी व्यापारी से क्या किया बेटा, लेन देन किए किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, जैसे कि मान के चलिए इस व्हाइट बोर्ड को खरीदा। अब व्हाइट बोर्ड को खरीदा बेटा, तो मैंने क्या किया, इसका पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया, है ना, पूर्ण रूप से क्या किया, इसका भुगतान कर दिया। लेकिन व्यापारी बोल रहे हैं कि आपने पूर्ण भुगतान नहीं किए। या हो यूं सकता है कि मैं बोल रहा हूं कि पूर्ण भुगतान किया, लेकिन व्यापारी बोल रहे हैं कि पूर्ण भुगतान नहीं किए हो। तो वो जो व्यापारी है उन्होंने जब नकल रखी है तो वहां पास लेन देन का किया, जो भी लेन देन है उसका पंजी प्रविष्टि क्या होगा, तो पंजी प्रविष्टि में उसकी संपूर्ण जानकारी आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगी, जिससे विवाद की जो समस्या है बेटा वो नकल बही के माध्यम से हल की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रुटियों को ढूंढने में सहायक। बेटा मैं बता दूं कि आप त्रुटियों को कैसे ढूंढोगे, तो त्रुटियों को हम इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आपने डेबिट करा है 500 रुपए को और क्रेडिट करा है 350 रुपए को, है ना, डेबिट करा है 500 रुपए को और क्रेडिट किए हैं 350 रुपए, 150 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट का मिलान करोगे, और जिससे आपको होने वाली गलतियों के बारे में पता चलेगा और आप क्या कर सकते हो, उसमें तुरंत सुधार कर सकते हो। तो ये गलतियों को ढूंढने में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। कौन सी सर, नकल बही बेवकूफों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को लिखने में सुविधा। तो यहाँ पास जैसे कि मैं बोल रहा था कि वर्ष के प्रारंभ में क्या किया जाता है और वर्ष के अंत में क्या किया जाता है, वर्ष के प्रारंभ और अंत में कुछ शेष बचा रहता है। अब शेष बचे हैं उसको क्या किया जाता है बच्चों, कि आखिर उसको अंतरित करने का कार्य किया जाता है और लाने का कार्य किया जाता है। तो उससे संबंधित कुछ भी और अन्य प्रविष्टियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, लिखने के लिए ये जो नकल बही है वो हमको सहायता प्रदान करती हैं। और उन अन्य प्रविष्टियों को भी बच्चों में बता दूं, नकल बही में ही लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, नकल बही में ही लिखा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है सर, अंकेक्षण के लिए प्रमाण। ये जो है आपके बीच होने वाले लेन देनों की सत्यता का प्रमाणक होता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है अंकेक्षण के लिए प्रमाण, मतलब आपके किसी भी व्यापारी और किसी भी ग्राहक के बीच में होने वाले लेन देनों को सत्यता की को प्रमाणित करने का ये एक साधन है बेटा, या एक प्रमाण है जो नकल बही है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, नकल बही में लेखा करने संबंधित कुछ नियम होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, तिथिवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से निम्नांकित लेन देनों को क्या किया जाता है बच्चों, लिखने का कार्य किया जाता है, लेखा करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि उसके कौन कौन से नियम होते हैं, खातों के बारे में जानते हैं, जैसा कि मैंने अध्याय 2 में ही आप लोगों को बता दिया था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से खाते होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है वास्तविक खाता, और तीसरा होता है अवास्तविक खाता, जिसी को हम क्या कहते हैं, नामात्र के खाते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा मैं बता दूं व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट करने का नियम क्या होता है, तो आइए जानते हैं। पाने वाले को नाम, किसको सर, पाने वाले को आप नाम करते हो, तथा देने वाले को आप क्या करते हो, जमा करते हो। मतलब आप जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, पाने वाला होता है उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो, नाम करते हो, विकलन करते हो, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको आप क्या करते हो, जमा करते हो, क्रेडिट करते हो और समाकलन करते हो। ठीक है, उनके 3 नाम है बेटा। नेक्स्ट है क्या सर, वास्तविक खाता, जिसी को वास्तविक या वस्तुगत खाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास वास्तविक खाता में क्या होता है, कौन कौन से डेबिट और क्रेडिट के नियम होते हैं, आइए जानते हैं। जो वस्तु आए उसे क्या किया जाता है, नामे किया जाता है, जो वस्तु जाए उसे क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो यहाँ पास आए जाए ये क्या है सर, तो बेटा आपके व्यापार में कुछ भी वस्तु आती है तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और आपके व्यापार से कुछ भी वस्तु चली जाए तो उसको क्या करोगे, आप क्रेडिट करने का कार्य करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है सर, अवास्तविक
खाता या जिसी को हम नाम मात्र के खाते के नाम से जानते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या कहता है, आइए जानते हैं। खर्च व हानि को क्या करोगे, नामे करोगे। खर्च व हानि को क्या करोगे, नामे करोगे, तथा आय व लाभ को आपको जमा करना होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके व्यापार में होने वाले खर्चों को, हानियों को आपको डेबिट करना होता है। जैसे कि आप क्या करते हो, वेतन देते हो, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देते हो, ये आपका क्या है, खर्च है। तो इनमें आपकी हानि हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और आपके आय व लाभ, जैसे कि आपको मान के चलिए आहरण पर ब्याज मिल जाता है, ठीक है, कमीशन प्राप्त हुए, तो उसको आप क्या करोगे, जमा करोगे, क्योंकि ये आपके व्यापार की लाभ है बेटा, प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो आइए इसकी तालिका से हम समझने का प्रयास करते हैं और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि आखिर डेबिट और क्रेडिट करने के जो नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले खातों का नाम। मैंने आपको बताया कितने खाते होते हैं, 3 खाते। कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है वास्तविक और तीसरा होता है अवास्तविक। ठीक है, तो नामे और डेबिट नामे और जमा करने के जो नियम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, नामे को हम डेबिट के नाम से जानते हैं, ये इंग्लिश नेम है और ये विकलन भी कहलाता है। साथ ही साथ जमा को हम क्रेडिट के नाम से जानते हैं और इसी को हम समाकलन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पास बोला गया, पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अभिषेक से मुझे 2000 रुपए प्राप्त हुए। सही में सर, सही में 2000 रुपए प्राप्त हुए? अरे बेवकूफों, मानने की बात है ये। ठीक है, कि मुझे क्या हुए, 2000 रुपए अभिषेक से प्राप्त हुए। अब 2000 रुपए कोई मुझे दे रहे हैं, तो यहाँ पास मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पास क्या होगा, पाने वाला व्यक्ति कौन है, मैं हूं, तो मेरा जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाता कहता है पाने वाले व्यक्ति को आपको डेबिट करना है, तो पाने वाला व्यक्ति मैं हूं तो मेरा खाता डेबिट होगा। और देने वाला व्यक्ति कौन है बेटा, देने वाले व्यक्ति कौन है सर, देने वाला व्यक्ति अभिषेक है, तो अभिषेक का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पास एक चीज और समझ लो, पाने वाला व्यक्ति मैं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खाता डेबिट होगा, रोकड़ खाता डेबिट होगा क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसका खाता होगा, अभिषेक का, क्योंकि अभिषेक कौन है, देने वाला व्यक्ति है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम को मैंने क्या किया बेटा, 2000 रुपए दे दिए। ठीक है, क्या हुए, राम को 2000 रुपए हमने दिए, तो यहाँ पास जो राम है बेटा वो कौन है, पाने वाला व्यक्ति है। राम कौन है, पाने वाला व्यक्ति है। अब पाने वाले व्यक्ति को देखो हमको डेबिट करना है, जैसे कि राम को मिला है तो 2000 रुपए मेरे तरफ से गए, तो मेरे हिसाब से देखूं तो यहाँ पास राम का खाता डेबिट होगा क्योंकि वो पाने वाला व्यक्ति है, मेरा खाता क्रेडिट होगा क्योंकि रोकड़ जा रहा है मेरे पास से, तो रोकड़ खाता से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता में डेबिट करने का नियम क्या कहता है, व्यापार में आने वाली वस्तु और व्यापार से जाने वाली वस्तु को आप समाकलन करते हो। तो बच्चों, जैसे कि मान के चलिए मैंने 5000 रुपए का माल खरीद लिया। अब व्यापार में क्रय और विक्रय के लिए माल खरीदा जाता है बेटा, है ना, तो मैंने क्या किया, 5000 रुपए का माल अपने व्यापार के लिए खरीदा, तो यहाँ पास हुआ यू कि माल तो मेरे पास आया, क्या आया सर, माल मेरे पास क्या हुआ, आया बेटा, लेकिन मेरे पास से क्या चीज गई, रोकड़ गया सर। तो यहाँ पास दो चीजें देखो, क्या चीजें आई, व्यापार में आने वाली वस्तु माल है, मतलब उसको हम डेबिट करेंगे, व्यापार से जाने वाली वस्तु मतलब रोकड़ है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बच्चों। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, इतना मूर्ख नहीं होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अवास्तविक खाता, जिसी को हम कहते हैं नाम मात्र का खाता। ठीक है, इसमें होगा क्या, खर्च या हानि को आप क्या करोगे, खर्च या हानि को डेबिट करोगे और आय या लाभ को आपको क्रेडिट करना है बेटा। तो यहाँ खर्च या हानि मतलब जैसे कि मैंने बताया, आपके व्यापार में आपने क्या किया, किसी कर्मचारी को वेतन दे दिया बेटा, तो वेतन दिए तो वेतन का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब रोकड़ खाते से होता है। ठीक, उसी तरीके से आपको कमीशन के रूप में प्राप्त हुए आपके व्यापार को, तो कमीशन का खाता क्या हो जाएगा, कमीशन के आपको प्राप्त हुए, आपका प्रॉफिट है तो वो क्या हो जाएगा भैया, रोकड़ खाता डेबिट होगा और कमीशन खाता से क्रेडिट हो जाएगा। यही बात है, सिंपल सा फंडा है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से, ठीक है, रोजनामचा
इसके बारे में समझ में आ गया होगा, इनका इंट्रो आप लोगों को मिल गया होगा। तो बेटा अगले सेशन के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको क्या करूंगा, क्या करोगे सर, हमको मारने पीटने वाले हो? नहीं नहीं मूर्खो, मैं बोल रहा हूं कि आपको अगले सेशन के माध्यम से इसका प्रारूप बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को जनरल एंट्रीज करना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।